नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत की गवाह बनेगी ये इमारत। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोन नदी पर बने कोइलवर पुल का उद्घाटन किया। दक्षिण बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन हुआ आसान। सृजन घोटाला मामले के मुख्य आरोपी अमित कुमार और रजनी प्रिया की भागलपुर तथा सबौर स्थित विभिन्न संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू। और राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश ठंड और घने कोहरे की चपेट में। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, 15 और 16 दिसंबर को प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर होगी बारिश। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में संसद मार्ग पर नए संसद भवन की आधारशिला रखी। इस अवसर पर विभिन्न धर्म गुरुओं ने सर्वधर्म प्रार्थना की। श्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि नया संसद भवन एक ऐसा स्थान होगा जो 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी करेगा। उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन की आधारशिला रखे जाने के अवसर को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील का पत्थर बताया। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर की तरह है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह 130 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि नया भवन नूतन और पुरातन का अद्भुत संगम है। जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा हमारी संसद की नई इमारत बने। आज 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, गर्व का दिन है, जब हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। साथियों, नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। हमारे वर्तमान संसद भवन ने आजादी के आंदोलन और फिर स्वतंत्र भारत को गढ़ने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने 2014 में पहली बार संसद भवन में प्रवेश करते हुए इसके द्वार पर स्वयं के सम्मान से सर झुकाने की घटना को याद करते हुए कहा कि वे उस क्षण को कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने कहा कि नया भवन सांसदों की कुशलता बढ़ाएगा क्योंकि यह आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत का लोकतंत्र शताब्दियों के अनुभव से विकसित हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा भवन में ढांचागत विस्तार की और गुंजाइश नहीं थी। यही कारण है कि नए संसद भवन का निर्माण करना आवश्यक हो गया था। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं विश्व के लिए आदर्श है, जिसे देखने और समझने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। संसद का नया भवन देश के सभी प्रांतों की उत्कृष्ट कला, संस्कृति और विविधताओं से परिपूर्ण होगा और सभी देशवासियों की प्रेरणा का केंद्र भी होगा। इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, आवासन तथा शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत कई केंद्रीय मंत्री और सांसद उपस्थित थे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कोइलवर में सोन नदी पर बने अप स्ट्रीम पुल का आज लोकार्पण किया। राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 30 पर अवस्थित पटना बक्सर परियोजना के बीच बने इस पुल के उद्घाटन से पटना, भोजपुर और सारण के साथ ही उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन सुगम हो गया है।
वर्चुअल माध्यम से पुल का लोकार्पण करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस पुल का नामकरण महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर होगा। श्री गडकरी ने कहा कि गंगा पर बन रहे कोसी ब्रिज का काम तेजी से हो रहा है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही पटना में गंगा नदी पर नए पुल का निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। श्री गडकरी ने आश्वस्त किया कि गांधी सेतु का दूसरा लेन भी अगले साल के अंत तक चालू हो जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस पुल के उद्घाटन से लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने दानापुर बिहटा एलिवेटेड पथ की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि केंद्र के सक्रिय सहयोग से राज्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद समेत अनेक गणमान्य लोग वर्चुअल माध्यम से उपस्थित थे। केंद्र सरकार ने कहा है कि कृषि संबंधी सुधार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों को मंडियों की जंजीरों से मुक्त कराना चाहती है, ताकि वे अपनी उपज मंडी से बाहर कहीं भी, किसी को भी और मनचाही कीमत पर बेच सकें। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि सुधार के जिन प्रावधानों पर आपत्तियां हैं, सरकार उनके बारे में खुले दिल से बातचीत करने को तैयार है। श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने समर्थन मूल्य और मंडियों के बारे में किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रस्ताव भेजा, लेकिन किसान नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने किसानों से फिर आग्रह किया है कि वे प्रस्तावों पर खुले मन से विचार करें। कृषि मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उनकी जमीन पर उद्योगपति कब्जा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने कानूनों में ऐसे प्रावधान किए हैं जिनके अनुसार समझौते किसानों और प्रसंस्करण करने वालों के बीच ही होंगे। सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी अमित कुमार और रजनी प्रिया की भागलपुर तथा सबौर स्थित विभिन्न संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सीबीआई अधिकारियों की मौजूदगी में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने आज भागलपुर, सबौर, नाथनगर, जगदीशपुर समेत 15 स्थानों पर छापेमारी कर जब्ती की कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार इन दोनों के मकान, जमीन समेत 2.5 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। विभिन्न स्थानों पर स्थित इनकी अवैध संपत्तियों को सील भी किया गया है। गौरतलब है कि सीबीआई न्यायालय ने इन फरार आरोपियों की संपत्ति सील करने के आदेश दिए थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। श्री मोदी 12 दिसंबर को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से रिक्त हुई राज्यसभा सीट पर श्री मोदी का हाल ही में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। राज्य सरकार ने प्रशिक्षु सिविल जज के पद पर नियुक्त 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति रद्द कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अभिषेक कुमार, सुश्री सुमन ग्रेवाल और राकेश कुमार ने समय पर योगदान नहीं दिया, इसलिए उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ससमय भुगतान किया जाना संतोषजनक है। उन्होंने एमएसएमई मंत्रालय द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री ने इस वर्ष मई में आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा करते हुए कहा था कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की देनदारी को 45 दिन के भीतर चुकता किया जाना चाहिए। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पूरा प्रदेश घने कोहरे और ठंड की चपेट में है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक आरती गुप्ता ने बताया कि अगले 2 दिनों तक ठंड से राहत की संभावना नहीं है तथा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 15 और 16 दिसंबर को राज्य के अधिकतर स्थानों पर बारिश की संभावना है। आज सुबह पटना को छोड़कर अधिकांश शहरों में सुबह घना कोहरा छाया हुआ था तथा गया की दृश्यता 100 मीटर मापी गई। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में अंतर कम होने के कारण ठंड की स्थिति यथावत बने रहने का पूर्वानुमान है। 15 एवं 16 दिसंबर को बिहार राज्य की कई जगहों पर पश्चिम विक्षोभ के कारण हल्की बारिश की संभावना है। इधर घने कोहरे और धुंध के कारण विमान, रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। दृश्यता में कमी आने से आज भी पटना, दरभंगा और गया हवाई अड्डे से विमानों का परिचालन बाधित रहा।
कई स्थानों पर रेल यातायात में बाधा आई और कई ट्रेनें काफी विलंब से चल रही हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमण के 595 नये मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,41,534 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक 261 नये मामले पटना जिले में सामने आये हैं। गया में 33, मुजफ्फरपुर में 20, नालंदा में 19, बेगूसराय और किशनगंज में 16-16 और औरंगाबाद में 15 नये मामलों की पुष्टि हुई है। अन्य जिलों में भी पॉजिटिव मामले मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस समय प्रदेश में 5,286 सक्रिय मामले हैं। इधर प्रदेश में कोरोना से अब तक 2,34,940 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.27% है। इस वैश्विक महामारी से अब तक प्रदेश में 1,307 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 92,53,000 से अधिक संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। ठीक होने की दर बढ़कर 94.74% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 37,725 लोग ठीक हुए। वहीं इसी अवधि में 31,000 से अधिक नये कोविड संक्रमणों के मामले सामने आये हैं। इसके साथ ही देश में अब तक संक्रमण के कुल मामले 97,67,000 से अधिक हो गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। थोड़ा सा दूरी मेंटेन करना बिल्कुल जरूरी है। दूसरा, मास्क पहन के रखना बीमार व्यक्ति को भी और दूसरे लोगों को भी। तीसरा, खुले हवा का प्रसार होना बिल्कुल आवश्यक है। हाथ बार बार साबुन से साफ करना आवश्यक है। और आखिरी चीज है, पौष्टिक आहार खाइए, बीमार व्यक्ति को भी खिलाइए और आप भी खाइए। ताजा फल, सब्जी और बादाम वगैरह, उनसे भी काफी आपका इम्यूनिटी बढ़ता है। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का आयोजन अपने निर्धारित तिथि से करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम पर नए सिरे से काम करने की आवश्यकता जताई गई थी। आयोग ने मुख्य परीक्षा की तिथि 13 दिसंबर से निर्धारित की है। अगले वर्ष हज यात्रा पर जाने के लिए आवेदन जमा करने की तिथि 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में यह जानकारी दी है। श्री नकवी ने कहा कि आयु, स्वास्थ्य और कोरोना वायरस महामारी से संबंधित विभिन्न प्रतिबंधों पर विचार करते हुए हज यात्रा की तारीख बढ़ाई गई है। अगले वर्ष जून और जुलाई महीने के दौरान हज यात्रा होनी है। श्री नकवी ने स्पष्ट किया कि हज यात्रा के दौरान कोरोना वायरस महामारी से संबंधित सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आज मानवाधिकार दिवस है। यह दिन मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के उपलक्ष्य में हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष मानवाधिकार दिवस का विषय कोविड-19 महामारी से संबंधित है, जिसमें मानवाधिकारों को सुनिश्चित कर संक्रमण से बेहतर तरीके से उबरने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इस अवसर पर भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार ने महिलाओं और बच्चों के सशक्तीकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रदेश में भी मानवाधिकार संगठनों द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पटना सिटी के नदी थाना क्षेत्र अंतर्गत सबलपुर में रोलिंग मशीन के बीच आ जाने से रोलिंग मिल में काम करने वाले एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक के परिजनों को मुआवजे की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं गोपालगंज के बरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत सलोना मोड़ के पास एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत की गवाह बनेगी ये इमारत। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोन नदी पर बने कोइलवर पुल का उद्घाटन किया। दक्षिण बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन हुआ आसान। सृजन घोटाला मामले के मुख्य आरोपी अमित कुमार और रजनी प्रिया की भागलपुर तथा सबौर स्थित विभिन्न संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू। और राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश ठंड और घने कोहरे की चपेट में। मौसम विभाग का पूर्वानुमान 15 और 16 दिसंबर को प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर होगी बारिश।
इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।